और इसलिए ऐसे ही लोगों के चरित्र का हनन करने की एक लंबी श्रृंखला हिंदुस्तान में लंबे समय से चल रही। जब मुगल आए थे तब भी हो रही थी, और अंग्रेजों के दरमियान तो षड्यंत्र होते ही थे। आजादी के बाद भी स्थिति को नहीं बदला गया है, और हर छोटे अंतराल के बाद किसी न किसी साधु संत के आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसाना मीडिया का बड़ा धंधा रहा है। और इस बार एक बड़े षड्यंत्र के तहत विश्व के एक बड़े धार्मिक सांस्कृतिक संगठन गायत्री परिवार के वर्तमान मुखिया डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के ऊपर रेप का आरोप लगाकर एफआईआर करके ये बात आगे बढ़ी है। लॉकडाउन खत्म होते और बाकी जीवन सामान्य होते खबरें बदलकर आक्रामक करके इनका चरित्र हनन शुरू हो, उसके पहले ही आज मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं। और इस केस का पूरा 24 घंटे से ज्यादा समय लगाकर हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और जो एफआईआर है उस एफआईआर से लेके पूरे मैटर में कई प्रकार के झोल है। हमने एफआईआर करने वालों को भी कहा कि आप आइए लाइन पर अपना पक्ष रखिए, लेकिन उनको पता है कि सुदर्शन चैनल मैनेज नहीं होता और यहाँ से झूठी बातें सहन नहीं की जा सकती, इसलिए हमको टाला गया। ना उनके वकील आए ना वो खुद आए। ऐसे में हम उनके उपस्थिति के बगैर ही आज हमारा थर्ड पार्टी ओपिनियन, ना हमने गायत्री परिवार के किसी को बुलाया है। आज हम आपको क्या है एफआईआर, कौन है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, क्या है इतना बड़ा गायत्री परिवार का रहस्य जिसमें 16 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, विश्व के सारे देशों में फैले हुए हैं, और क्यों ऐसा किस किस के साथ अब तक हुआ है और आगे भी कौन निशाने पर हो सकता है। चलिए पहले ये नजर डालते हैं कि एफआईआर में क्या कहा गया है। ये ध्यान देना जरूरी है कि 2020 में आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो 2010 से 14 के बीच के घटना, मतलब 10 से 6 साल का समय बीत जाने के बाद एफआईआर हो रही है। देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की ने दिल्ली में गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर पंड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लड़की ने कहा है कि कभी उसके साथ रेप हुआ था। दिल्ली के विवेक विहार थाने में एफआईआर कराने का क्या तुक बनता है? जी हाँ, सबसे पहले तो यही बात समझ नहीं आई कि आखिर एफआईआर दिल्ली में क्यों कराई गई। लड़की छत्तीसगढ़ से तो वहां होती, रेप का आरोप हरिद्वार में लगाया गया तो वहां होती, फिर दिल्ली में क्यों? क्या दिल्ली को इसीलिए चुना गया कि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरा मीडिया दिल्ली में है तो मामला हाई प्रोफाइल हो जाएगा? क्या झूठा आरोप लगाना, वो भी 2010 के समय का? आखिर 2010 से अब तक लड़की चुप क्यों बैठी थी? क्या लड़की को किसी ने बहकाया है? क्या लड़की ने किसी लालच में डॉक्टर पंड्या पर आरोप लगाया है? क्या लड़की के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? क्या डॉक्टर पंड्या को बदनाम करके गायत्री परिवार को बदनाम करने की साजिश है? क्योंकि गायत्री परिवार मानवता और देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। क्या विरोधियों को गायत्री परिवार से जुड़े 16 करोड़ लोगों का साथ आना पच नहीं रहा है? क्या गायत्री परिवार के मानवता और अध्यात्म दर्शन से कुछ विरोधी डर गए? क्या डॉक्टर पांड्या को बदनाम करने के पीछे धर्मांतरण की लॉबी है? क्या फिर से किसी हिंदू संत भारत में साजिश का शिकार होने वाला है? तो यह मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी जी दुबे जुड़ रहे हैं। साथ साथ में ह्यूमन राइट और खास करके मैन राइट के लिए काम करने वाली बरखा त्रेहान जी जुड़े हैं, जो दुनिया भर में इस प्रकार के होने वाले मोमेंट के समय हिम्मत के साथ खड़ी रहती है। जब मी टू चल रहा था तो इन्होंने मैन टू भी किया था। ऐसे समय में हमारे साथ ये पैनल डिस्कशन करे, हम आपके फोन ले और सोशल मीडिया पर चल रहे आपके कमेंट ले और बोल बताए। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कौन है डॉक्टर प्रणव पंड्या। डॉक्टर प्रणव पंड्या वो नाम है जो मानवता की सेवा करने वालों में सबसे अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है। देश सेवा और मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर पंड्या ने विदेश में अच्छी नौकरी और आधुनिक जीवन शैली को त्याग दिया।
डॉक्टर पंड्या का पूरा जीवन मानवता और हिंदुत्व के लिए समर्पित है। ऐसी महान विभूति डॉक्टर पंड्या को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना था, जिसे डॉक्टर पंड्या ने सहर्ष अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर पंड्या ने कहा, मैं राजनीति के लिए नहीं बना, राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है। इससे पता लगता है कि डॉक्टर पंड्या कैसे मानवता की सेवा करना चाहते थे। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का जन्म 8 नवंबर 1950 को हुआ। प्रणव पंड्या जी की पत्नी श्रीमती शैल बाला पंड्या है। डॉक्टर पंड्या गायत्री परिवार के संचालक हैं। डॉक्टर पंड्या गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य और दामाद हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री परिवार की स्थापना की। श्री राम शर्मा आचार्य जी देश और दुनिया के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। डॉक्टर पंड्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक के साथ ही अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक भी हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या को अमेरिका से आकर्षक पद का प्रस्ताव आया, लेकिन इन्होंने भारत में रहकर ही मानव सेवा करना ज्यादा अच्छा काम समझा। डॉक्टर प्रणव पंड्या ने विद्यार्थी जीवन में न्यूरोलॉजी के साथ कार्डियोलॉजी के प्रख्यात विशेषज्ञों से जुड़कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर पंड्या ने खुद मेडिसिन में एमडी किया है। यही नहीं, डॉक्टर पंड्या मेडिसिन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। लेकिन डॉक्टरी करने के बाद भी उनके दिल में सिर्फ मानव सेवा रही। अगर डॉक्टर पंड्या चाहते तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जरिए लाखों करोड़ों कमाते, लेकिन डॉक्टर पंड्या ने मानवता की असली सेवा चुनी। 1969 से 1977 के बीच गायत्री तपोभूमि मथुरा और शांति कुंज हरिद्वार में लगे शिविरों के जरिए समाज सेवा शुरू कर दी। सितंबर 1978 में नौकरी छोड़ स्थायी रूप से हरिद्वार डॉक्टर पंड्या आ गए। डॉक्टर प्रणव पंड्या ने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय हेतु ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार की स्थापना जून 1978 में की। प्रणव पंड्या जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें 1998 का ज्ञान भारती सम्मान, 1999 का हिंदू ऑफ द ईयर पुरस्कार, अमेरिका की विश्वविख्यात अंतरिक्ष इकाई नासा द्वारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रचार प्रसार हेतु संस्तुति सम्मान और 2000 में भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रणव पंड्या को किया जा चुका है। और मैं समझता हूँ कि एक बीजारोपण मेरे अंदर भी हुआ कि आगे चलकर यदि कोई बात की स्थापना होगी, आगे चल के किसी धर्म की स्थापना होगी, किसी धर्म की स्थापना होगी, तो युवा पीढ़ी जिसे स्वीकार करेगी वो होगी वैज्ञानिक स्थापना। तो चलिए वर्षा जी के पास चलते। सबसे पहले वर्षा त्रेहान जी पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। वर्षा जी, इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद आपका क्या कहना है? 24 घंटे से ज्यादा समय हुआ है, आपने इस पर काफी रिसर्च किया होगा, जानकारी ली होगी। वर्षा जी, क्या दादा ये कहना कि क्या बस साल बाद एकदम याद आता है कि हमें हमारे साथ दुर्घटना घटी थी, उस हमारे साथ कुछ भी गलत होता है हम एक्शन कब लेते हैं? ऐसा नहीं है कि हम 10 साल तक सोते रहे। आप ये देखिए, वो कहती है, सबसे पहले बात तो उन्हें यहाँ पे दिल्ली में आके एफआईआर करने की क्या सूझी? वो लॉकडाउन में फंस गई थी, ऐसा तो कह रही है, लेकिन क्या लॉकडाउन तो अभी 1-2 महीने से शुरू हुआ है? इसके पहले तो वो कहीं नहीं सकती ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत पुलिस नैली के साथ उन्होंने किया गया काम किया है। यहाँ पे आती है दिल्ली में और यहाँ पे एक प्रेशर बना रही है। हो सकता है इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, लेकिन साफ ये तो दिख रहा है कि ये कोई स्ट्रेटजी कर रहा, क्योंकि कोई भी अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो आएगी, वो कभी पुलिस में जाएगी। बिल्कुल, आप एक एक मुद्दा लेते हैं वर्षा जी, एक एक मुद्दे पर बात करते हैं जो आपने कई सवाल उठाए। और मैं फिर आह्वान करता हूँ, जिन्होंने एफआईआर किया है वो या उनके वकील या उनका कोई भी व्यक्ति लाइव में जुड़ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, हम मौका देंगे। लेकिन फर्जी झूठे आरोप लगाकर
इस चैनल पर हम धर्म के विरुद्ध कार्य करने नहीं देंगे। हम सवाल पूछेंगे और उन सवालों के सबूत भी मांगेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रेखा जुड़ी है गुरुग्राम से। डॉक्टर रेखा जी, आप गायत्री परिवार से जुड़ी है, शायद पहली बार इतना बड़ा आरोप लगा है। वैसे बड़ा काम करने वाले, धर्म का काम करने वाले लोगों पर तो अधर्म के आरोप पहली बात और नई बात नहीं है, लेकिन लगता है गायत्री परिवार पर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। जी हाँ, बोलिए। देखिए, वैसे तो इस मामले के काफी ज्यादा बातें हो गई हैं, स्पष्टीकरण भी हो गया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसी साजिश के तहत ही हो रहा है। जो करने वाले हैं वो उन्होंने इसके ऊपर कुछ विशेष तैयारी नहीं करके और ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर दिए जो कि पूरी तरह से झूठे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ये व्यक्तिगत मामला है और इसको अगर हम यही छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गायत्री परिवार वैसे ही बड़े नेक कार्यों पर कार्य कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन जो है इस संस्था को बनाने में लग गया। वो अपने आप में एक मिशन है। धर्म तंत्र से लोक मानस परिष्कार का सूत्र जिन्होंने जिया, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये बड़ा ही पवित्र मिशन है। और विश्वव्यापी गायत्री परिवार को पहचानने से आज कोई भी ऐसा नहीं बचा है कि जो उसको नहीं जानता हो। परम पूज्य गुरुदेव उनके अधिष्ठाता हैं। 1911 में जब से उनका जन्म हुआ और 2 जून 1990 जब उन्होंने महाप्राण किया, तब से लेकर अब तक उन्होंने गायत्री परिवार को एक नूतन सृष्टि के निर्माण के लिए उनका सृजन किया। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आए उभर के, उनको अगर ये हम कहें कि एक ऐसे हिमखंड के रूप में उनको समझा जा सकता है कि बड़ी से बड़ी कश्ती भी जब हिमखंड से टकराती है तो वो वापस चली जाती है या पलट जाती है। तो उनकी प्रतिष्ठा को, प्रतिभा को तो कोई आंच पहुंचने वाली नहीं है इस तरह के छोटे मोटे चीजों से। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा इसको, परम पूज्य गुरुदेव के जो हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उनको स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति के धर्म ध्वजा को लहराया था, उस स्तर पर उन्होंने पूरे पुनर्जीवित इस भारतीय संस्कृति के धर्म ध्वजा को फहराया, गायत्री मंत्र को विश्व के 88 देशों में पहुंचाया। और साथ ही उनकी धर्मपत्नी हमारी शैलजी जी, उनको साक्षात अगर जगदम्बा का स्वरूप अगर किसी को देखना हो तो वो उनमें देख सकते हैं। ऐसे पवित्र पाक व्यक्तित्व पर अगर कोई दोषारोपण करता है तो वो हमारे साथ बरखा जी जुड़ी है। बरखा जी, आप सुन रही थी, क्या कहे उनके गायत्री परिवार की एक आध्यात्मिक सदस्य है, वो बोल रही थी। बरखा जी। मैं इनसे बिल्कुल और सहमत हूँ। देखिए, जिन्होंने भी आरोप लगाया है, ऐसे कैसे लगा दिए जाते आरोप, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? देखिए, अगर सच है तो सामने आए और सच बताएं, ये 10-10 सालों बाद ना आए। ये मेनका जी ने बिल्कुल गलत कहा था जब ये मीटू कैंपेन आया था इस देश में, तो मेनका जी ने ये बात कही थी कि 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, जब मर्जी आए। अरे क्यों, जब मर्जी क्यों आए? टाइम लिमिट होनी चाहिए। जब आपके साथ कुछ गलत है, हुआ है, तो आप उसका टाइम लिमिट होगी, उसके दौरान ही आप आपकी रिपोर्टिंग करेंगे। अब कहीं एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस किसी को बदनाम करने के लिए कोई भी रिवेंज लेना हो, कोई भी पैसे का जो सेटलमेंट करना हो, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। अब बताइए, इस उम्र में जिम्मेवार क्या ऐसे तो हर पुलिस की छवि को ये धूमिल करते रहेंगे। कोई ना कोई औरत निकल के, कोई ना कोई महिला निकल के आ जाएगी, किसी न किसी तक के बोल देगी, तो ये गलत हो रहा है। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये पुलिस ने जितनी जल्दी दिखाई है FIR लिखने में, उतनी ही जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और जो दोषी है, अगर लड़की दोषी पाई जाती है तो क्यों ना उससे भी फांसी की जाए। मैं फांसी की मांग करती हूँ, क्योंकि ये चीर हराने के बलात्कार से कम नहीं है, ये पुलिस का बलात्कार है। स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, ये हमारे पुरुष समाज का भी उतना ही बलात्कार हो रहा है। ये लड़कियां जब भी ये बात नहीं समझ रही है और धड़ल्ले से अपनी बात इस तरीके से मनवाती है कि कोई भी आरोप लगा दिया, ये सोचे समझे उसे प्रूव भी करना पड़ेगा। आपको ये
कटघरे में आपको भी खड़ा किया जाएगा। आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। अब 10-10 साल पुराने एविडेंस कहाँ से आएंगे? आप बताइए सुनील जी, कहाँ से आएंगे एविडेंस? तो ये तो बड़ा अच्छा गेम खेलते हैं ये लोग कि 10 साल बाद पुरानी बातें कौन याद करेगा, कौन बताएगा, क्या हुआ, कुछ भी सकते हैं। कई बार तो 10 साल पुराने आरोप इसलिए भी लगाए जाते हैं कि आपको कोई सबूत भी नहीं मांग सकता ना, कि 10 साल पहले का कोई सबूत दे दो। और जो नया कानून आया उस कानून के अनुसार तो केवल जज के सामने लड़की ने दिया गया बयान ही कानून है, ये तो विश्व में कहीं नहीं है। और हम क्यों मानते हैं कि सारी जो महिलाएं वो सती सावित्री और सारे पुरुष ड्रामा है, ये किस किताब में लिखा है? लेकिन हमारा मीडिया जो है वो तो इस बात पे बिल्कुल टीआरपी बढ़ती है ऐसी बातों पे, ऐसे केसेस को। दो मैंने देखा है कई चैनल ने 1-2 घंटे तक इस न्यूज को चलाया, दिखाया है, वो पूरा जो है हनन किया है उनके पूरे 4 मिनट का, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया था आज सब जीरो हो गया। आप इंटरनेट खोलिए और अगर उनका नाम डालेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? आज एक ही चीज दिख रहा है, बलात्कारी बाबा। इतने बड़ा इतना उन्होंने जो इतने सालों में इतना परिश्रम किया, मानव सेवा करी, सब कुछ जीरो हो गया आज। क्यों? क्योंकि वो एक सती सावित्री है, वो एक सीता है। वो जो महिला बोल रही है वो सच बोल रही है और ये जो पुरुष बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स? उस महिला का क्या योगदान था इस दुनिया में? आई है वो जब से, वो भारतवर्ष में उनका क्या योगदान था और इनका क्या योगदान है? आकलन कीजिए, आप खुद आकलन कीजिए और आपको समझ आएगा। तो ये हो गया नहीं, कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। ये मीटू है इसीलिए था, देश को बदनाम करने के लिए। ये सिर्फ एक हिंदू गुरु की बात नहीं है, ये पूरे देश को बदनाम करने की बात है। और एक बात मुझे सुनील जी बिल्कुल नहीं समझ आई, जो मुझे बहुत आपत्ति है इस बात से, ये जितने भी मौलवी हैं, ये जितने भी हैं, ये कुछ ये तो कभी सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन नहीं करते, नरेट करते, कभी मुझे कोई डिस्कशन पे नहीं बुलाया, किसी भी मीडिया हाउस के अंदर इतना दम नहीं है, उनके ऊपर तो कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। क्या ये बात है? मुझे कोई बताएगा? बिल्कुल, बल्कि बरखा जी, जो पादरी पकड़े गए थे, ईसाई पादरी, उनको तो इतनी जल्दी बेल मिल गई जिसमें कि साक्षात महिलाओं के पास सब कुछ था, उसके बावजूद और उन महिलाओं को संस्था से भी निकाल दिया गया और उनको बेल भी दी गई। लेकिन अगर आप हिंदू साधुओं की बात देखेंगे तो आज भी कई लोग 8-8, 10-10 वर्षों से जेल में सड़ाए जा रहे हैं। उनको फेरोज नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई भी, क्योंकि उनके प्रति जो सिंपैथी पैदा हो सकती है, वो मीडिया ने उनका चरित्र हनन करके, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनके प्रति भावना तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि उनके भक्तों में तो है, लेकिन भक्त कोई धर्म का रक्षक नहीं होता, वो तो खुद अपने लिए किसी साधु या संत या भगवान के पास जाता है तो वो रक्षा कर सकता है। ये मैं नहीं मानता, ये विफल रहा है। अब तक कोई भक्त अपने किसी गुरु की बचाव नहीं कर पाया है। सोशल मीडिया पर कर रहा होगा, लेकिन उनको बचाने को इसलिए विफल रहे क्योंकि वो बेचारे इनोसेंट होते हैं। उनको षड्यंत्र, ऐसे इसके पीछे चलने वाले छक्के पंजे, दांव और क्या राजनीति होती है ये पता नहीं होता। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी है, थोड़ी देर के लिए रेखा जी टूट गई थी कनेक्शन पर। रेखा जी, मैं इस वक्त आपसे बात करते हुए और बरखा जी बात कर रही थी तो मैं सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया देख रहा था। सामान्यतः ये देखा गया है कि ऐसा कोई मामला आता है तो लोग बगैर सोचे समझे लड़की के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस मामले में दिख रहा है कि लोग डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ खड़े हो कह रहे हैं कि ऐसे ही कैसे कोई आरोप लगा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सुरेश जी, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जब से ये वीडियो आया है, मेरे ख्याल से जिसको इन्होंने लाइक किया होगा वो उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, और जिसको इन्होंने डिसलाइक करके उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया है उनकी संख्या कई गुना में है। तो सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, सांच को आँच नहीं होती, ये कहावत बिल्कुल सही है और हमको इस बात पे ध्यान देना ही चाहिए। और इस मुद्दे को मुझे लगता है कि इसलिए हम लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं कि ये सब चीजें एक समाज में आईना खराब करती है जो हमारे संतों की छवि का है। और जो आपका चैनल कर रहा है वो हमें अच्छा लगता है कि आप अपने भारतीय संस्कृति को, अपने संतों के सम्मान करते हैं। आपके हृदय में भी वही पीड़ा है। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसी प्रतिभा बड़े वर्षों के बाद, बड़े सत्कर्मों के बाद पैदा होती है। उनके पिताश्री मेरा वजह है कि मैं
प्रणव पंड्या जी कोई गायत्री परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है। गायत्री परिवार जरूर उन्होंने बनाया है, लेकिन प्रणव पंड्या तो विश्व की प्रॉपर्टी है, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया। ऐसे लोगों को बचाना केवल गायत्री परिवार का थोड़ी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हम जैसे लोगों की ड्यूटी है और वो निभानी पड़ेगी। लेकिन बरखा जी, रेखा जी, मैंने देखा है तमाम धार्मिक परिवारों के साथ में खड़ा रहा हूं ऐसी समस्या में, उनमें दिक्कत आती है। जैसे आज भी गायत्री परिवार ये सोचता है कि जान दो, टीवी डिबेट में मत पड़ो, मीडिया ट्रायल होगी, न जाने फिर बाकी चैनल भी शो करने लगेंगे, फिर लड़की बिठा। भाई हम अगर हमारा सत्य है तो हम क्यों डर रहे हैं? टकराना सीखिए। जब तक आप असत्य के साथ टकरा कर उसको पराजित करने का भी शौर्य सामर्थ्य नहीं दिखाएंगे, तब तक षड्यंत्र चलते रहेंगे। ध्यान रखिए। देखा जी, इसलिए मैं यहाँ जो ये योजना है, हाँ। जिससे गायत्री परिवार, जी, ये जो गायत्री परिवार एक योजना है, वो दैवी योजना है। आदरणीय सुरेश जी, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगी कि गायत्री परिवार दैवी योजना है। दैवी योजना का अर्थ आप समझते हैं क्या? कि जो देवताओं के द्वारा चलाई गई योजना है। देवता जिस योजना को चलाते, मनुष्य कभी भी उस योजना को पतित नहीं कर सकता, और पतित तो करना दूर की बात है, उसको स्पर्श मात्र भी नहीं कर सकता। मैं आपसे ये बताना चाहूंगी। तो गायत्री परिवार के इसीलिए कोई भी परिजन इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो साक्षात ईश्वर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिस संस्था का, जिस व्यक्ति का, वो संस्था कभी इसको कोई किसी प्रकार का कोई संकट आ ही नहीं सकता। ये मैं आपको व्यवस्थित बता दूं। हमारे जो पुराने जमाने में भी जो साधु संत यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में खलल डालने के लिए राक्षस आते थे, तो राजा राम जैसे लोगों के पास, राजाओं के पास आके वो लेके जाते थे, संरक्षण मांगते थे। तो ये तो पहले से चला आ रहा है, आपको दैत्यों के साथ लड़ने के लिए करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि आपको भी पता है सुरेश जी कि विवादों का और सच्चाई का ही तो चोली दामन का साथ रहा है, बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है, और हम इसलिए हमारे मन में कोई डर है या कोई संकोच नहीं है, विरोधियों के प्रति कोई ऐसा वो भी नहीं है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया है कि जब उन्होंने ये मिशन खड़ा किया, आप जानते हैं उनके साहित्य में ऐसी संवेदना का स्पर्श है कि जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को बदल दिया। और आज ये जो लाखों करोड़ों लोग जिनके दिल बदले हुए हैं, जब वो सामने आकर के खड़े हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि वास्तव में ये सही है। बिल्कुल, ये परम पूज्य गुरुदेव की तप शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि गुरुदेव को भी देव शक्तियों ने ही चुना है इस प्रकृति को मनाने के लिए, इस रूठी हुई प्रकृति को मनाने के लिए। बिल्कुल। बरखा जी, आप कुछ कह रही थी। बरखा जी, मैं बिल्कुल आप सहमत हूँ रेखा जी आपकी बात से। जो ईश्वर की शक्ति थी वो क्या अभी काम आएगी? जो कैरेक्टर असैसिनेशन ऑलरेडी हो गया, या जो लड़की ने कर दिया, तो हम सबको मिलकर कानून बदलने की मांग करनी पड़ेगी कि एक वर्बल एलिगेशन पे कैसे पांड्या जी का नाम कैसे आ गया, मीडिया में उनका नाम क्यों दिया? क्या वो प्रूव हुए थे गिल्टी? नहीं। लेकिन और के साथ करेंगे, मोदी तक पहुंचाएंगे उनका नाम सर्च करिए, क्या कह रहा है? तो मतलब उनकी छवि बिल्कुल धूमिल कर दी गई, सिर्फ एक आरोप की वजह से। तो ये कितना गलत हो रहा है? कानून बदलने की जरूरत है। पे आ जाइए। मैं बार कह रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके माध्यम से आपके लाखों व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज एकजुट होकर के इस कानून को बदलने की मांग करिए। चलिए, आपने कानून की बात की, तो हमारे साथ कानून का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए एडवोकेट अश्विनी दुबे जी आए हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, ऐसा कानून जो कानून बस एक व्यक्ति बोल दे और किसी के भी खिलाफ बोल दे, तो उसके पूरे जीवन का कर्म, उसके महान कार्य सब कुछ धरे की धरे रह जाएंगे। बस एक व्यक्ति सच बोल भी रही है, इसका कोई सबूत उसके पास नहीं होगा, लेकिन वो किसी को भी बदनाम कर सकती है। ऐसा काला कानून तो अंग्रेजों ने भी नहीं लाया था। दुबे जी आपको सुनाई दिया? चलिए, हम दुबे जी के पास दोबारा जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या है गायत्री परिवार का पूरा परिचय, क्यों आखिर करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हैं। देखिए,
अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसके 12 करोड़ देश विदेश में सदस्य हैं, दुनिया के 88 देशों में गायत्री परिवार मानव सेवा में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने मानव सेवा, अध्यात्म और देश सेवा के लिए की थी। अखिल विश्व गायत्री परिवार वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने युग सुधार आंदोलन के रूप में की थी। पूज्य आचार्य का उद्देश्य था, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पूज्य आचार्य जी के इसी विश्वास ने आज गायत्री परिवार को विश्व में मानव कल्याण का सर्वोपरि संगठन बना दिया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना 1950 में विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान चलाए जाने के साथ की गई थी। अखिल विश्व गायत्री परिवार सिद्धांतों के साथ परिवार, समाज और राष्ट्र युग निर्माण का संकल्प देता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार में प्राचीन ऋषि परंपराओं के विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। एक संत, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युग ऋषि के विचारों को दुनिया तक पहुंचा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का लक्ष्य और उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण के साथ व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, साथ ही स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज बनाना है। और यही नहीं, गायत्री परिवार ने मानवता की सेवा के लिए अपने द्वार हमेशा खोल कर रखे हैं। दुबे जी के पास चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुबे जी हमारे साथ जुड़े। दुबे जी, एक ऐसा काला कानून जो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है और अपने पूरे जीवन की पूंजी केवल एक आरोप में लगा सकता है, हनन कर सकता है। क्या होगा ऐसे? लगता है अश्विनी दुबे जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बरखा त्रेहान जी जुड़े हैं। साथ में टेलीफोन लाइन मैं खोल देने के लिए कंट्रोल रूम को कहता हूं कि अभी आप लोग स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। साथ साथ में मैं पोल भी दिखाना चाहूंगा कि ये जब पूछा गया लोगों को कि आखिर आप क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र मानते हैं क्या, तो कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा, ये पोल भी दिखाते हैं। साथ साथ में आपको हम बता दें कि पोल लेते हैं, कहा लोगों ने हमारे ट्विटर पे जाके, आप हमारे फेसबुक पे जाके, आप हमारे वेबसाइट sudarshannews.in पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और इसलिए ये पोल जब हमने पूछा था कार्यक्रम के शुरू में, मुझे दिखाना था, मैं आखिर में भी दिखाऊंगा, बीच में भी दिखाऊंगा, क्या साजिश के तहत फंसाया जा रहा है प्रणव पंड्या जी को। ये जब हमने पूछा तब अब तक पोल करने वाले 95% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें इसके पीछे फंसाने का ही अनुमान दिखता है, अंदाज दिखता है। ये पोल है, इस पोल को आप बदल सकते हैं। हमारा YouTube, हमारा फेसबुक, हमारा ट्विटर या हमारे sudarshannews.in इस वेबसाइट पर जाकर। क्या दुबे जी जुड़े हमारे साथ? दुबे जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? करतर हो रही है। बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। बिल्कुल, मैं प्रश्न दोहराता हूं। मैंने पूछा था कि आखिर ऐसा कैसा कानून है कि बस लड़की बोल दे तो किसी के ऊपर भी लागू होता है? इसमें सुरेश जी, जिस तरह से विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस का मिसयूज अभी हो रहा है, मिसयूज, एब्यूज सिर्फ एक जगह से नहीं पूरे देश में हो रहा है। और जितनी भी प्रतिष्ठित इस तरह की हस्तियां हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों की गरिमा को धूमिल करने का, उनको उनकी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने का एक फैशन बन गया है। और जो अभी लॉ है, उन लॉ को रीविजिट करने की जरूरत है। और रीविजिट करके जब तक कि किसी भी ऐसे मामले में फाइनली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए, तो किसी को भी किसी की इमेज को हैम्पर करने का और मीडिया ट्रायल का अधिकार नहीं होना चाहिए। समय समय पर अगर आप देखें तो ऐसे लोगों के खिलाफ कभी पता चलता है 2010 का केस, कभी पता चलता है कि 2005 का केस, कभी पता चलता है 20 साल पहले, कभी मीटू का कैंपेन चल जाता है और उसके बाद लॉ का मिसयूज होता है। और यही नहीं, ऐसे केसेस में सोसाइटी को जो बांटने का काम
ये लॉ बनाने के बाद जो मिसयूजर्स हैं, जो एब्यूजर्स हैं, इस लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, वो करते हैं। हमारे देश के पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए ऐसा कि अब इस तरह के जो भी ऑफिसर्स हो उनमें पहले इन्वेस्टिगेशन हो। परंतु विडंबना ये है कि जब भी कोई भी महिला किसी पुलिस स्टेशन में जाती है और एक कंप्लेंट देती है, उस कंप्लेंट के बाद बिना देखे, बिना उसकी तथ्यता को जांचे करके और इमीडिएटली जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। और जिस लेवल पर कोई अगर हस्ती होती है, बड़ा कोई समाज का एक सम्मानित व्यक्ति होता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है और बाद में वो अदालती प्रक्रिया के बाद कई वर्षों के बाद सुरेश जी बच भी जाता है, तो उसको मीडिया उतनी तत्परता से नहीं उठाती है। समाज को अश्विनी जी, मुझे याद है हमारे पूजनीय शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के ऊपर मर्डर का केस लगा था और दिवाली के दिन उनको अरेस्ट किया गया था, इसलिए हिंदुओं की दिवाली भी काली हो जाए और साथ साथ में वो प्रतिक्रिया के लिए सड़क पर ना निकल पाए। कितने वर्ष वो केस चला, लेकिन जब वो निर्दोष साबित हुए तो लोगों ने कहीं ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी बहुत चलाई होगी, सुदर्शन छोड़ के किसी ने कार्यक्रम नहीं चलाया, ना आज भी उनको कोई कोट कर रहा है। जब वो इस दुनिया से चले गए तब उन्हें इस दुख को व्यक्त किया था कि ये कैसा कलयुग है कि हमारे जीवन की पूरी तपश्चर्या को और हमारे निर्दोष होने को याद नहीं रखता, और जिसको आज की आधुनिक भाषा में कंट्रोवर्सी कहा जाता है, केवल यही याद रखा जाता है। दुबे जी, वो इसमें कुछ नहीं, शंकराचार्य जी साक्षात भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है इस दुनिया में। भगवान के स्वयं वो दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में है और किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या सत्ता में बैठे हुए जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं सुरेश जी, वो तो लोग उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिलीजन को, हिंदू धर्म को डिफेम करने का जो फैशन मिल गया, वो फैशन समय समय पर जो भी सरकारें रहती हैं, वो सरकारें उसी तरह से उसको जो है हिंदू धर्म को नष्ट करने का समूह प्रयास करती हैं। आप यह देख लीजिए कि जयेंद्र सरस्वती जी जैसे सम्मानित व्यक्ति, जो शंकराचार्य जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने आदर्शों के अनुसार चलने में लगा दिया, दिवाली के दिन उनको अरेस्ट करके मर्डर जैसे केस में लगा दिया गया और उसके बाद वो कोर्ट से 22 बरी हुए वर्षों के ट्रायल के बाद, तो बरी होने के बाद जिन लोगों ने उनके कैरेक्टर के असैसिनेट किया, उन्होंने बिल्कुल उस पर नहीं किया। दूसरा, जो वहाँ पे साइंटिस्ट थे इतने बड़े, उनका नारायण जी, जिनको सुप्रीम कोर्ट में बाद में कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा केरल गवर्नमेंट को, जिसमें केरल के पूर्व डीजीपी, अभी उस समय डीजीपी थे विजय कुमार या क्या नाम था उसका, उन्होंने उनको फंसाया सरकार के इशारे पर, वो बरी हुए और सुप्रीम कोर्ट से कितने वर्षों की मेहनत के बाद एक व्यक्ति अपने तप से, अपने बल से, अपने पौरुष से अपना एक सम्मान बनाता है समाज में, समाज के लिए काम करता है। और होता क्या है कि ये जो फैशनेबल उनके ऊपर ऑफेंसेस लगाने वाले लोग हैं या उनकी गरिमा को धूमिल करके जो फैरिस्टिक फ्लेवर लेने वाले लोग हैं, वो उन्हें फंसा देते हैं अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए। तो अभी जो जरूरत है सुरेश जी, वो जरूर